नमस्कार मेरे YouTube के साथियों, आज आपके लिए एक और बड़ी कहानी लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। साथियों, आज की जो स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ, उसकी एंडिंग बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। इस कहानी को आखिर तक सुनते सुनते आपको पूरी तरह डर महसूस होने लगेगा, तो अगले 20 मिनट के लिए आप पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप बार बार डिस्टर्ब होंगे तो कहानी का जो भाव मैं आपके लिए तैयार करूंगा वो भाव बीच में ही टूट जाएगा और मजा खराब हो जाएगा। साथियों, आज की कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है जो पुलिस विभाग में एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर हैं। एक बार उनकी ड्यूटी एक नए पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होती है और वहां पर उनके साथ जो हादसा हुआ उसे याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नॉइस। और इन पुलिस ऑफिसर से मेरा परिचय तब हुआ जब मेरी फ्रेंड श्रद्धा ने मुझे इनसे मिलाया, क्योंकि ये श्रद्धा के होने वाले पति थे और श्रद्धा से मेरा परिचय दिल्ली में हुआ था। श्रद्धा दिल्ली में रहकर नौकरी की तैयारी कर रही थी और मैं भी वहां पर कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तो जिस किराए के रूम में मैं रहा करता था, उसके जस्ट पास वाले फ्लैट में ही वो भी रहा करती थी। तो ऐसे ही एक बार जब वो पुलिस ऑफिसर उससे मिलने के लिए आए हुए थे तो वो रात को वहीं रुक गए थे और बातों ही बातों में उन्होंने यह हादसा मेरे साथ भी शेयर किया था। तो साथियों, इस स्टोरी को मैं शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे यही कहूंगा कि हमारे इस रिश्ते को आप और मजबूत बनाइए। काफी सारे साथी अभी तक भी इस रिश्ते को दिल से नहीं जोड़ पाए हैं, तो उस नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे जुड़ जाइए। और हाँ, जो भी साथी कहानी को डोट सुन रहे हैं वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना एक छोटा सा परिचय जरूर दे दे। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं और आज की स्टोरी आप उसी पुलिस ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, बात उस समय की है जब मेरा ट्रांसफर पालमपुर से शिमला हो गया था। सच में शिमला की खूबसूरती के बारे में जितना सुना है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत जगह है। यह रास्ते भर प्रकृति की सुंदरता देखता आया, पर यहाँ इस पुलिस क्वार्टर में देख रहा हूँ कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और सफर की वजह से एक भी सामान रखने का मन नहीं हो रहा है। यूं तो मेरे सारे काम करने के लिए बाबू काका हैं, पर अपने कुछ काम तो करने ही हैं। खैर, अब तो आदत सी हो गई है सामान रखने और समेटने की। क्या करें, एसपी की जॉब ही ऐसी है कि ट्रांसफर होता ही रहता है। दरअसल मुझे यहाँ इसलिए भेजा गया है क्योंकि आजकल यहाँ काफी मर्डर्स हो रहे हैं और उनकी गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं लेती, और मेरा अब तक का चमचमाता हुआ रिकॉर्ड देखकर ही यहाँ पर मेरा ट्रांसफर किया गया है। आज तो इतना थक गया हूँ कि कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा है और इस वक्त बाबू काका को परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। पर माँ ने कसम खिलाकर भेजा है कि दोनों वक्त का खाना जरूर खाना है, तो नूडल्स बना लिए अच्छे बने हैं। इस जॉब ने मुझे परिवार से दूर करने के साथ साथ एक अच्छा कुक भी बना दिया है। अब यूनिफॉर्म निकाल लेता हूं ताकि कल सुबह वापस ऑफिस ज्वाइन कर सकूं। पिछली बार ज्वाइन तो कर लिया, पर घर पर सबके साथ कुछ समय बिताने के लिए छुट्टियां ले रखी थी। नॉइसरे यार, इसकी तो आयरन ही खराब हो गई। अब इतनी रात को कौन आयरन करके देगा, खुद ही करना पड़ेगा। बड़बड़ाता हुआ मेन आयरन निकालकर बैठ गया। अपनी यूनिफॉर्म के साथ मैं सोच रहा था शायद मैं बना ही हूं खाकी के लिए। तभी तो बचपन से ही सबसे पसंदीदा रंग खाकी लगता है, और जब थोड़ी समझ आई तो पापा को देखा कितना रोब है।
उनकी आवाज में, उनके काम में पापा ने अपना फर्ज पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाया है। उनकी ईमानदारी और हिम्मत के चलते उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट से काफी मेडल्स भी मिले हैं। और पापा को देखकर ही मुझ पर भी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का भूत चढ़ गया, जो कि मेरे एसपी बनने पर ही उतरा। अब पापा की तरह मेरी वर्दी पर भी मेडल्स है, पर अभी तो सिर्फ 2 ही हैं, और इस वर्दी पर रणविजय सिंह देखकर लगता है जैसे चांद तोड़ लिया है। अरे रणविजय सिंह मैं ही हूँ। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहते, भाई तू कहाँ पुलिस के चक्कर में पढ़ रहा है, तू पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं बल्कि एक्टिंग के लिए बना है। कभी आईने में देख खुद को। उनकी ये बातें सुनकर मैं भी हंसकर कहता, भाई एक्टिंग में हीरोपंती में क्या रखा है, वो सब तो दिखावा होता है। असली हीरो तो पुलिस और आर्मी वाले होते हैं, जो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। ये सुनकर वे सब हंसकर कहते, भाई तू जल्दी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर, और हमें भी कुछ खिला पिला। वास्तव में खिलाने पिलाने का यह सिलसिला कभी नहीं रुका। आज भी मैं उनको खिला पिलाकर ही आ रहा हूँ। मेरे आने से पहले ही सब के सब बोले, भाई तू जा रहा है, अब पता नहीं कितने दिनों बाद मिलेगा, एक पार्टी तो बनती है। और इसी तरह मेरी सैलरी का 20% भाग ये लोग खा पी जाते हैं, और बाकी सब कुछ मैं पापा को देता हूँ, जिनकी वजह से मैं इन ऊंचाइयों तक पहुंचा हूँ। वे मना करते हैं, पर उन्हें अपनी सैलरी देकर जो खुशी मिलती है वह कहीं नहीं मिल सकती। पापा, माँ, भैया, भाभी और श्रद्धा सभी मुझ पर गर्व करते हैं, और इन सब की वजह से ही मैं बिना किसी चिंता के अपना काम परफेक्टली कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे से भैया, भाभी और श्रद्धा माँ पापा का पूरा ध्यान रखते हैं। मोबाइल पर नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर मैं हड़बड़ा गया। अरे इस वक्त किसका मैसेज है? ओह, श्रद्धा है। मुझे तो लगा यह भूल ही गई कि मैं अब पालमपुर में नहीं, शिमला में हूँ, और अब रोज इससे मिल भी नहीं पाऊंगा। मोबाइल पर श्रद्धा का मैसेज देखकर मैं सोचने लगा, ये भी कितनी पागल है, और मुझे भी पागल कर रखा है। पहली बार स्कूल में देखा था मैंने श्रद्धा को, और जब मुझसे ज्यादा मार्क्स लाई तो मैं चिढ़ गया था, क्योंकि मैं हमेशा से हर चीज में फंस रहा था। पर धीरे धीरे हमारी फीलिंग्स बदल गई, और उसे मुझसे प्यार हो गया, और मुझे उससे, पर मैं शायद समझ नहीं पाया। और हमारी फेयरवेल पार्टी में उसने मुझे प्रपोज किया, तो मैंने उसे सॉरी कह दिया। फिर कोइंसिडेंटली हमने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया, पर इस बार जब मैंने श्रद्धा को देखा वो बिल्कुल बदल गई थी। हमेशा खुश रहने वाली, मस्ती करने वाली लड़की एकदम चुप हो गई थी। मुझसे नजरें चुराने लग गई थी, मेरे सामने भी नहीं आती थी। तब पहली बार मुझे उसके लिए बुरा लगा, और कुछ दिन बाद मुझ बेअकल को भी समझ आ गया कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ, और उसे अगले दिन ही प्रपोज कर दिया, और उसने खुशी खुशी हाँ कह दिया। अब तो हमारी एंगेजमेंट भी हो गई है, बस उसका एमबीए होते ही उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए, फिर हमारे माँ पापा हमारी शादी करवा देंगे। अगली सुबह आंखें खुलने पर घड़ी में समय देखकर मैं तैयार होने दौड़ा, और इसी बीच एक बार फिर खुद से ही बातें करने लगा था। कल रात तो सोचते सोचते कब नींद आई पता भी नहीं चला। अब हो गया ना लेट ऑफ, वो ड्राइवर भी आ गया। चलो जैसे तैसे तैयार तो हुआ, अब ऑफिस पहुंचता हूं। गुड मॉर्निंग रणविजय सर, तो कब आए आप? ये इंस्पेक्टर जीवनराम की आवाज थी। मैंने कहा कल ही आया हूं। कुछ देर हम दोनों कुछ केसेस पर चर्चा करने लगे। अभी हमें इस बारे में बात करते ज्यादा समय नहीं हुआ था। इतने में एक लड़की का फोन आया। वह बोली, यहाँ हाईवे पर कुछ है, आप जल्दी आइए। मैं सोचने लगा आज ही तो आया हूं, और आज ही यह आफत मिल गई।
जब हम हाईवे पर पहुंचे तो देखा जिस लड़की ने हमें फोन करके बुलाया था वह वहां थी ही नहीं। वहां रोड के एक तरफ गड्ढे में पानी भरा हुआ था और दूसरी तरफ झाड़ियां और कुछ छोटे बड़े पेड़ पौधे थे। आसपास एकदम सन्नाटा था। हम उन झाड़ियों में आगे बढ़े ही थे कि वहां का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उन झाड़ियों के बीच में एक लड़की की लाश मिली जिसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। पहचानना मुश्किल था। पहनावे और कद घाटी से वह कोई 2324 साल की लग रही थी। मैंने कांस्टेबल सुजाता से कहा कि उस लड़की की लाश से कुछ आईडी वगैरह की तलाशी करें और इंस्पेक्टर जीवन राम और कांस्टेबल भवानी को आसपास जाकर देखने के लिए कहा। पर मैं खुद भी जानता था कि यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा है क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई परिंदा, ना कोई दुकान, ना कोई मकान, सब कुछ सुनसान। सुजाता ने बताया कि उस लड़की के पास ना कोई आईडी प्रूफ था और ना ही कोई मोबाइल या हैंडबैग। अब हालात ऐसे थे कि उस लड़की के बारे में पता चलना नामुमकिन सा हो गया था। अभी मैं आसपास का जायजा कर ही रहा था कि जीवन राम और भवानी आ गए। जीवन राम ने कहा, सर सीसीटीवी तो दूर की बात है, यहाँ तो कोई इंसान घर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। पता नहीं किसी ने इसका खून कर दिया है या फिर इसने खुदकुशी कर ली। कुछ भी कहना मुश्किल है सर। मुझे तो लगता है इसने खुदकुशी ही करी है, वरना अगर इसके साथ चोरी, लूटपाट या कुछ भी गलत हुआ होता तो इसके हाथ में यह महंगी घड़ी और उंगली में यह गोल्ड की रिंग ना होती। एक पल के लिए मैं भी जीवन राम की बात से सहमत हुआ, पर अगले ही पल मैंने कहा, नहीं जीवन राम, ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये एक मर्डर है। भवानी और सुजाता एक साथ बोले, सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन दोनों की बातें सुनकर मैंने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो यह है कि कोई भी इंसान अपनी पहचान छुपाकर खुदकुशी क्यों करेगा। कोई तो आईडी प्रूफ होता इसके पास, चलो मान लो इसने अपनी पहचान छपाई, इसका भी कोई कारण हो। दूसरी बात कि अगर इस लड़की ने आत्महत्या की है तो शिमला में मरने के लिए कई जगह हैं। जैसे यह किसी पहाड़ी से कूद सकती थी, अपनी छत से कूद सकती थी, या फिर जहर खा सकती थी, फांसी लगा सकती थी। जब ऐसे हजारों तरीके हैं मरने के तो कोई अपना चेहरा बिगाड़कर क्यों मरेगा? जीवनराम ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाता है और आखिर बोल ही पड़ा, सर यह भी तो हो सकता है कि यह किसी वाहन के सामने आ गई हो और टक्कर लगने से इसकी मौत हो गई और ड्राइवर डरकर भाग गया। एक बार फिर मैं जीवन राम की बात से सहमत हुआ, पर कुछ देर बाद मैंने आगे कहा, नहीं जीवन राम, अगर यह किसी वाहन के सामने आती तो क्या सिर्फ इसका चेहरा खराब होता? वो भी इतनी बुरी तरह से नहीं, बल्कि इसके चेहरे के साथ साथ बाकी शरीर पर भी चोट या घाव के निशान होते और आसपास कहीं ना कहीं खून के निशान भी होते। पर देखो पूरी सड़क साफ है और तो और जहां इसकी लाश है वहां पर भी खून का कोई निशान तक नहीं है। आश्चर्य है सर। यह भी तो जीवन राम एक बार फिर चुप ना रह सका और थक हार कर बिना सिर पैर की बातें करने वाला था। पर इससे पहले वह बोलता मैं समझ गया कि अब यह क्या कहने वाला है। मैं जीवन राम को बीच में ही टोकता हुआ बोला, प्लीज जीवन राम, अब यह मत बोलना कि इसने एक भारी पत्थर खुद उठाया और अपने आप अपने चेहरे पर मार लिया, क्योंकि इसके लिए यह एक भारी पत्थर उठाती कैसे, और उठा भी लेती तो क्या इतने भारी पत्थर को अपने सिर के ठीक ऊपर तक लेकर जा पाती, और ले भी जाती तो इसका सिर फूटता, चेहरा ना बिगड़ता। और अगर इसे अपना चेहरा ही बिगाड़ना था तो यह लेटकर पत्थर उठाती फिर अपने चेहरे पर मारती।
पर ये तो किसी भी हाल में संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसने खुद यह सब किया भी है तो वह पत्थर कहाँ है जिससे इसका चेहरा बिगड़ा? कोई जानवर तो इतना भारी पत्थर लेकर जाने से रहा। अब तक हमें वहां पर 2 घंटे हो गए थे और हम चारों ने अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश की, पर सब बेकार रहा। अब हम सब बुरी तरह से परेशान हो चुके थे कि तभी सुजाता ने दूर झाड़ियों के आगे इशारा करते हुए कहा, सर वो देखिए वहां कोई मकान है, शायद कुछ पता चल सके। अब हमने अंधेरे में आखिरी तीर छोड़ा और चल दिए उस मकान की तरफ। पूरे रास्ते में झाड़ियां और पेड़ पौधे थे। शायद उस तरफ कई सालों से कोई नहीं गया था। जीवन राम और भवानी झाड़ियां हटाते जा रहे थे और मैं और सुजाता उनके पीछे चल रहे थे। 15 मिनट में हम उस घर के सामने थे। भवानी सबसे आगे था और जैसे ही उसने उस मकान में पहला कदम रखा, बाहर तेज आंधी आ गई और न जाने कहां से एक बड़ा काला पत्थर आकर उसके उसी पैर पर, जिस पैर से उसने घर में कदम रखा था, उस पर गिर पड़ा और वह दर्द से चिल्लाने लगा। शायद उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, पर इतनी दूर आकर हम ऐसे ही वापस नहीं लौट सकते थे, इसीलिए भवानी को वहीं बाहर बैठा दिया। अब मैं सबसे आगे था और जैसे ही मैंने उस मकान में पहला कदम रखा, हम सभी हतप्रभ रह गए। आंधी अचानक से शांत हो गई थी, जैसे वो मेरे अलावा किसी और को अंदर नहीं जाने देना चाहती थी। खैर, हम तीनों अंदर गए तो देखा उस मकान में दरवाजे के ठीक सामने 2 कमरे थे और बाहें तरफ की दीवार लगभग टूट चुकी थी। उसके बगल में एक मिट्टी का टूटा हुआ चूल्हा था और दाईं दीवार पर एक बड़ा काला गोला बना हुआ था और उसके ठीक नीचे एक काली कपड़े की गुड़िया थी, जिसके चेहरे पर एक काला पत्थर रखा हुआ था। ये सब देखकर सुजाता चिल्लाने लगी, सर ये उसका निशान है, वो है, यहीं कहीं वो आ जाएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी सर, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। मैंने जीवन राम को सुजाता के साथ छोड़ा और खुद पूरा मकान देखा। कहीं कुछ नहीं मिला। सुजाता अब तक चिल्लाए जा रही थी, सर चलिए। मैंने पूछा, क्या हुआ, किसका निशान है? सुजाता, कौन आ जाएगी? सुजाता डर के मारे जोर से चिल्लाकर बोली, चुड़ैल, अब प्लीज चलिए सर। सुजाता के इतना कहते ही बाहर तूफान आ गया और अब मुझे भी उसकी बात सही लगने लगी, तो सबकी सुरक्षा की खातिर मैंने वापस चलने के लिए कहा। जीवन राम भवानी को सहारा देकर चल रहा था और मैं सुजाता के साथ चल रहा था, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। पर सच तो ये है कि डर तो हम सब रहे थे। मैं मन ही मन सोचने लगा, यार, चोर डकैत आतंकियों से लड़ना तो समझ में आता है, पर अब क्या भूत चुड़ैलों से भी लड़ना पड़ेगा? क्या यही दिन देखना बचा था? अब तक आंधी बहुत बढ़ गई थी और धूल की वजह से मैंने आंखें बंद कर ली, पर जब चलने में दिक्कत आने लगी तो मजबूरन आंखें खोलनी पड़ी और जब सामने देखा तो लगा मैंने आंखें खोलकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मेरे डर और आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। हर तरफ अंधेरा छा गया था, ऐसी बदबू आ रही थी, लग रहा था जैसे कोई चिता जल रही हो। इस अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय उन 2 लाल आंखों के जो मुझे ही जा रही थी। अब मेरी हालत ऐसी थी कि कांटो तो खून नहीं, मेरे मुंह से आवाज निकलना तो दूर, मेरी सांसें तक ठहर सी गई। मुझे अपने पैरों की सारी ताकत जाती सी लग रही थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और जो रही सही हिम्मत थी वह भी उसके शब्दों को सुनकर मेरा साथ छोड़ गई। उसने कहा, मुझे याद रखना, और इतना सुनते ही मैं बुरी तरह से कांपने लगा और उस घने अंधेरे में भी मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया।
मुझे होश आया तो देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और सामने जीवन राम और सुजाता खड़े हुए हैं। मेरे बगल वाले बेड पर भवानी सोया हुआ है और उसके पैर पर प्लास्टर लगा हुआ है। मैंने जीवन राम से पूछा, भवानी ठीक है ना? और मुझे क्या हो गया था और वो कहाँ गई? तो जीवन राम बोला, सर भवानी बिल्कुल ठीक है, बस पैर में फ्रैक्चर हुआ है। और सर आप अचानक से कांपने लगे और बेहोश हो गए तो हम आपको यहाँ ले आए और सुजाता यहीं तो खड़ी है और डेड बॉडी हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। मैंने खींचते हुए कहा, अरे मैं उस लाल आंखों वाली की बात कर रहा हूँ, कहाँ गई वो? जीवनराम ने कहा, क्यों मजाक करते हैं सर? भला लाल आंखें भी किसी की होती हैं। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, इन लोगों को मजाक लग रहा है, वरना अगर इसे पता चल गया कि मैंने चुड़ैल देखी है तो ये पूरे ऑफिस में गा देगा। इससे अच्छा तो ये है कि ये सब इसे मजाक ही समझे। मैंने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, वो सुजाता वहां चुड़ैल चुड़ैल कर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मजाक कर लूं। पर शायद जीवन राम और सुजाता इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते थे। शाम तक मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया तो मैं क्वार्टर के लिए निकला। रास्ते में रोड लाइट्स नहीं थी और एक बार फिर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी कार के ठीक सामने वहीं दो लाल आंखें चमक रही थी। मैंने ड्राइवर को तुरंत कार रोकने के लिए कहा, तभी फोन पर कॉल आ गया। भैया का कॉल था। ड्राइवर बोला, क्या हुआ सर, कार क्यों रुकवाई? तो मैं चिल्लाकर बोला, तुम्हें दिखता नहीं क्या सामने? तो वो थोड़ा सहम कर बोला, सर आगे तो कुछ भी नहीं है। तब मुझे समझ आया कि गलती मेरी है क्योंकि उस चुड़ैल को अभी तक सिर्फ मैं ही देख सकता था। मैंने कहा, मेरा मतलब तुम इतने अंधेरे में कार कैसे ड्राइव कर रहे हो? तो उसने भी हंसकर कहा, सर रोड पर लाइट नहीं है। तो क्या हुआ? कार में तो लाइट्स हैं। मैंने कहा, ठीक है चलो। अब इतनी देर में कॉल मिस्ड कॉल में तब्दील हो चुका था तो मैंने भैया को कॉल बैक किया। उधर से आवाज आई, आज हो क्या गया है तुझे? सुबह से 10 बार कॉल कर चुके हैं हम लोग, और तू है कि कॉल बैक करना तो दूर रिसीव भी नहीं कर रहा। कहा था सुबह से यहाँ सबको चिंता में डाल देता है। कब बड़ा होगा तू? भैया जब डॉटना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं हैं। पर सच तो ये है कि मैं भैया की चिंता और उनकी प्यार भरी डॉट सुनकर दिन भर की घटनाएं भूल गया और बोला, कुछ नहीं हुआ भैया। वो एक मर्डर केस के सिलसिले में काफी देर तक छानबीन कर रहे थे तो इसलिए बात नहीं हो पाई और फोन भी कार में रह गया था। और आप सब मेरा इतना ध्यान रखते हैं तो मैं बड़ा कैसे हो पाऊंगा? भैया बोले, शर्म कर थोड़ी, बच्चा नहीं है तू जो कैसे बड़ा हो पाऊंगा? भैया फिर डोटने लगे पर मैं उनसे चुड़ैल वाली बात छिपा गया क्योंकि अभी तो मैं खुद ही उलझन में था कि क्या सच में कोई चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है या यह सब मेरा वहम है। तो उन्हें कुछ भी बता के परेशान करने का क्या फायदा? उनसे बात करते करते कब क्वार्टर आ गया पता ही नहीं चला। क्वार्टर आते ही मैंने बाबू काका से कहा, काका बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना बना दीजिए, तब तक मैं अपने कमरे में हूँ। बाबू काका ठीक है कहकर चले गए और मैं चेंज करके श्रद्धा से व्हाट्सएप पर चैट करने लगा। वह भी पूछने लगी, दिन भर बात क्यों नहीं की? मैंने फिर वही जवाब दिया जो अब तक देता आ रहा था कि फ़ोन कार में रह गया और मैं बहुत बिजी था कि इसके सिलसिले में अभी मुझे श्रद्धा से बात करते ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि बाबू काका ने बुला लिया। उन्होंने कहा, खाना तैयार है, बैठो मैं लगा देता हूँ। उन्होंने खाना लगाया और खुद भी वहीं बैठ गए। यूं तो मैंने उन्हें कभी भी नौकर नहीं समझा पर वे खुद ही कभी मेरे बराबर में नहीं बैठते थे और आज यूं उनका मेरे बराबर
में बैठना मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभी मैंने पहला निवाला तोड़ा ही था कि वे बोले, रणविजय, उन्होंने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया। हमेशा बेटा ही कहते थे और आज यूं नाम ले रहे हैं। मैंने सोचा अपने पन में ऐसे बोला होगा। उन्होंने फिर कहा, रणविजय, मैं अभी तक आश्चर्य में था। अब उन्होंने तीसरी बार कहा, रणविजय, तो मैंने हाँ बोला। उन्होंने कहा, मुझे याद रखना, अब जो निवाला मेरे हाथ में था वह फेंक कर मैं उनसे उल्टी तरफ भागा तो किसी से टकरा गया और सामने देखा तो हालत खराब हो गई। सामने बाबू काका थे। वे पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना, भाग क्यों रहे हो? मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था ये बाबू काका है या चुड़ैल। वे फिर बोले, खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा, रहने दीजिए काका, भूख नहीं है, आप खा लीजिए। अब जिसको एक दिन में 3-3 बार चुड़ैल के दर्शन हो जाएं, उसे क्या खाना अच्छा लगेगा? पर मैं इतना तो समझ गया कि चुड़ैल दिखना मेरा कोई भ्रम नहीं है और यही असली बाबू काका है। पहले जिन बाबू काका से मैं बात कर रहा था वो मुझे याद रखने वाली चुड़ैल थी, जो बाबू काका के वेश में मुझे न जाने